आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। आज हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। दोनों की शक्तियों का जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो 3 आधार पर दोनों की शक्तियों में हम अंतर पाते हैं। अगर मामला मृत्युदंड का है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दंड अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत दिया गया हो। और तीसरा पॉइंट है, अगर दंड सेना न्यायालय ने दिया है तो ऐसी स्थिति में दया याचिका जो है केवल और केवल राष्ट्रपति के पास लगाई जा सकती है। राज्यपाल को इन मामलों पर क्षमा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो किसी एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है तो निश्चित तौर पर इसकी याचिका केवल राष्ट्रपति करेंगे सुनवाई। इसकी याचिका पर केवल राष्ट्रपति सुनवाई करेंगे। किसी एक व्यक्ति के सैनिक या सैन्य अधिकारी रहने के दरमियान अपने कर्तव्यों में किसी प्रकार की लापरवाही की गई है, जैसे बॉर्डर पर उसने घूस लेकर किसी व्यक्ति को अंदर किया है, तस्करी का काम किया है, तो उनकी सजा सेना की कोर्ट होती है, उसके बाद दी जाती है। आपने सुना होगा कोर्ट मार्शल वगैरह होते रहता है। तो अगर किसी सैनिक को इस तरीके से सजा दी गई है तो ऐसी अवस्था में उसकी माफी जो है केवल राष्ट्रपति के पास जाएगी याचिका। और तीसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत दंड का भागी हो, यानी कोई ऐसा अपराध हुआ है जो संघ की कार्यपालिका के विरोध में है, या सरल भाषा में भी कह सकते हैं कि संघ सूची के विषयों से संबंधित कोई अगर अपराध आपने किया है तो उसकी याचिका केवल राष्ट्रपति के पास क्षमा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यपाल के पास आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 5 प्रकार के क्षमा याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को प्राप्त है। क्षमा, प्रविलंबन, विराम, लघुकरण, हम तुरंत डिटेल से समझते हैं इन चीजों को। और एक आपका रह जाएगा परिहार। इनको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे क्षमा। अगर किसी एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से अगर मुक्त कर दिया जाए, पूर्ण रूप से अगर मुक्त कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि क्षमा वाली शक्ति का प्रयोग करके उसे मुक्त किया गया है, मतलब बंदीकरण पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। कोई भी अपराध उसने किया है, उस अपराध की पूरी उसे माफी अगर दे दी जाती है तो क्षमा कहलाएगा। दूसरा है प्रविलंबन। प्रविलंबन का तात्पर्य है मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। अब अस्थायी तौर पर निलंबित करने का तात्पर्य क्या है? किसी एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है और उस फांसी की सजा के लिए उसने क्षमा याचिका लगाई है, जब तक अंतिम फैसला राष्ट्रपति नहीं देंगे तब तक फांसी जो है रुक जाती है। तो ऐसी अवस्था में मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना ही क्या कहलाता है? प्रविलंबन कहलाता है। उसके बाद है विराम। विशिष्ट अवस्था के कारण, ध्यान रखिए इस चीज को, विराम का तात्पर्य है विशिष्ट अवस्था के कारण। विशिष्ट अवस्था के कारण दंड की कठोरता को कम करना क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। जैसे कोई बूढ़ा अपराधी है, उसे कठोर कारावास दिया गया था। कठोर कारावास देते समय वो बूढ़ा नहीं था, लेकिन वर्तमान स्थितियां ऐसी हैं कि वो पत्थर तोड़ने या कोई और कठिन काम करने में सक्षम नहीं, याचिका लगा सकता है। तो उस अवस्था में उसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में चेंज कर दिया जाएगा। कोई गर्भवती महिला है, सजा सुनाते समय वो गर्भवती थी, 2 महीने के अंदर में फांसी है, तो याचिका लगा सकती है कि मेरे साथ एक व्यक्ति की और एक पर्सन की और मृत्यु होगी तो मुझे क्षमा किया जाए। तो इस कंडीशन पे अगर उनको क्षमा कर दिया जाता है, या कोई बीमार व्यक्ति है और वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो फिर वो माफी की मांग कर सकता है। यानी अवस्था विशिष्ट है और उसे अगर माफी मिलेगी तो ऐसी अवस्था में हम कहेंगे कि विराम का प्रयोग किया गया। परिहार, दंड की प्रकृति को बदले बिना, ध्यान रखिएगा, दंड की प्रकृति को बदले बिना
अगर दंड की अवधि को कम कर दिया जाए, दंड की प्रकृति चेंज नहीं होगी, वही रहेगी, लेकिन दंड की अगर अवधि क्या हो जाए, अवधि को अगर हम कम कर देते हैं तो हम कहेंगे परिहार का प्रयोग किया गया। जैसे किसी एक व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास दिया था, तो प्रकृति वही रहेगी, कठोर कारावास ही दिया जाएगा, लेकिन अवधि कम हो जाएगी। उसे 5 साल का कठोर कारावास में अगर चेंज कर देते हैं तो हम कहेंगे परिहार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है लघुकरण। दंड की कठोरता को कम करना, उसकी अवस्था को बदलना, दंड कठोरता को कम करना। जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को अगर फांसी की सजा दी है तो फांसी की सजा को अगर वो कठोर कारावास में चेंज कर दिया जाए, कठोर कारावास में चेंज कर दिया जाए, कठोर कारावास से उसे साधारण कारावास में चेंज कर दिया जाए, साधारण कारावास से उसे अर्थदंड या जुर्माने में कन्वर्ट कर दिया जाए और जुर्माना है उसे मुक्त कर दिया जाए। याचिका लगाते समय आपने किस आधार पर याचिका की मांग की वो डिपेंड करता है। तो अगर आपने लघुकरण के हिसाब से मांग की है और कठोर कारावास रहेगा तो साधारण कारावास में ही चेंज होगा, वो इसी वे में बदलेगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं क्षमादान की, जो राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को भी दी जाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले, क्या न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है, क्या न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है? क्या हम चैलेंज कर सकते हैं इसे कोर्ट में? तो बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के लगे हैं और फाइनल रिजल्ट तो यही है कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में इसे नहीं रखा गया है। सिर्फ एक शर्त है, एक शर्त यह है कि कहीं अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमा याचिका है वो जाति भेदभाव के साथ या व्यक्तिगत आधार के साथ या राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के अगर राष्ट्रपति महोदय क्षमा याचिका करते हैं या क्षमा याचिका को कैंसिल करते हैं, मतलब क्षमा करें या क्षमा ना करें, दोनों में कोई भी अगर रिजल्ट आए तो ऐसी अवस्था में सुप्रीम कोर्ट इसे संज्ञान के रूप में ले सकता है। इस पर भी बहुत सारी इन चीजों को लेकर के बहुत सारी आलोचनाएं हैं। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। सजा जब दी जाती है, अभी हम समझेंगे कि कैसे केसेस होते हैं, तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत है। गृह मंत्रालय यानी सरकार के आदेश के आधार पर क्षमा याचिका को एक्सेप्ट या कैंसिल किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाजी क्यों है, इस बात को लेकर के लंबी चौड़ी बहस भी चढ़ी हुई है। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए सरल भाषा में कि न्यायिक समीक्षा जो है सिर्फ एक शर्त पे की जा सकती है, सिर्फ एक आधार पे चैलेंज किया जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति ने इन आधार पर स्वार्थगत कारणों से सरकार ने उसे क्या किया है, रोका है या एक्सेप्ट किया है। पहला चीज। दूसरा चीज, इसे ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति क्षमा याचिका को एक्सेप्ट करते हैं या कैंसिल करते हैं तो किन कारणों से इसे एक्सेप्ट किया गया है और किन कारणों से इसे कैंसिल किया गया है, इस कारण की आप मांग नहीं कर सकते। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी आप ये समझ लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को अगर क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास लगानी है तो खुद वो स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, अपने प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से क्षमा याचिका को पेश कर सकता है। कारण सीधा ये है कि मार्मिक तरीके से उनको प्रभावित कर सकता है व्यक्ति और दया याचिका ले सकता है, तो इसलिए खुद उपस्थित ना होकर किसी व्यक्ति के थ्रू जो है उपस्थित हो सकता है। ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति को अगर एक बार राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया है, क्षमा याचिका से उसे निलंबित कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में दूसरी बार वो याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकता। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पी सदाशिवम के न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला लिया 2014 में। पहले तो हम समझते हैं कि क्षमा याचिका किस तरीके से गुजरती है। एक व्यक्ति अगर अपने अपराध के लिए क्षमा याचिका प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के पास, तो वो भारत के गृह मंत्रालय से उनकी फाइल निकलेगी, राज्य के गृह मंत्रालय जाएगी, राज्य के गृह मंत्रालय से फिर वो संभाग पहुंचेगा, संभाग से जिला और जिला से फिर थाना,
थाने में फिर उस मामले की विवेचना होगी, जिन पहलुओं को, जिन आधार पर, जिन बिंदुओं के आधार पर माफी मांगी गई है उसकी सर्चिंग होगी। फिर वापस फाइल जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से वापस जाएगी गृह मंत्रालय। 1980 के दशक में 15 दिन से लेकर के 1 साल के भीतर में सारी याचिकाओं पर फैसला आ जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कई साल गुजरने के बाद भी फैसला जो है वो पेंडिंग रहता है। अफजल गुरु को 6 साल के बाद फांसी पर चढ़ाया गया, आपको पता है। राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनको 11 साल से, 2000 में मामला गया था, 11 साल तक उनकी फांसी जो है लटकी हुई रही कि फांसी दी जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। तो इसी को बेसिक बना करके लगभग 2014 में 15 याचिकाएं एक साथ एक मानवाधिकार संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, और उसी बेंच में पी सदाशिवम की बेंच ने ये फैसला दिया कि अगर कोई भी याचिका पर सुनवाई राष्ट्रपति 6 साल से ऊपर करते हैं तो अगर वो फांसी है तो उसकी सजा साधारण कारावास में चेंज, उसकी सजा जो है कारावास में चेंज हो जाएगी। यानी सरल भाषा में हम कहें तो अमानवीय, अतार्किक और अत्यधिक विलंब जो है किसी भी कैदी को यातना देने के समान है। अनुच्छेद 21 का कहीं ना कहीं उल्लंघन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और वहीं पर एक व्यवस्था बना दी कि 6 साल से ऊपर अगर याचिका पर, फांसी की याचिका और सुनवाई अगर राष्ट्रपति नहीं करते हैं तो कारावास में चेंज कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्षमा याचिका है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, निश्चित तौर पर आपको समझ में आई होगी। पीएससी प्री और दूसरी सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा में खास करके अनुच्छेद किस आर्टिकल में है क्षमा याचिका, अंतर इतना ही पूछता है, बहुत डीपली नहीं पूछता है, लेकिन आपको जानना चाहिए। और मेंस के दृष्टिकोण से भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये आपके काम आ सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को थैंक यू।